हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। शाहिद खान एजुकेशनल एकेडमी में आपका वेलकम है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है क्लास 9 केमिस्ट्री न्यू बुक चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 17। काफी सारे लेक्चर्स हो गए हैं इस चैप्टर के। तो इस सब का जो है ना आपको प्ले नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो वहां पर जाके आप कंप्लीट लेक्चर भी ले सकते हैं। दूसरा ये है कि हमारे हमने इससे पिछले लेक्चर में ना एक्सेस के जो शॉर्ट क्वेश्चंस बुक में गिवन है वो सॉल्व किए हैं। तो अगला जो हमारा है वो है जो कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन है। इसके अगली जो होगी वो इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चंस की होगी वीडियो। तो अभी हम इसको देखते हैं, 5 क्वेश्चंस हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है व्हाई डज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम फर्स्ट शेल टू सेकंड शेल। यहाँ पर जिक्र हो रहा है बोहर एटॉमिक मॉडल का। जिस तरह बोहर एटॉमिक मॉडल में हमने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करता है फ्रॉम लोअर शेल टू हायर शेल। कब करता है? कि जब वो एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है बाहर से। अगर हम यहाँ पर बेसिक सा स्ट्रक्चर बनाए एटम का बोहर के अकॉर्डिंग, तो एक सेंट्रल पार्टिकल है जिसका नाम न्यूक्लियस है, फिर एक शेल है, फिर दूसरा शेल है, और भी शेल्स हैं। डिटेल से बोहर एटॉमिक मॉडल अगर आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, सीखना है डिटेल से, तो इसकी अलग सी वीडियो है, वो आप ऊपर देखें अपने राइट साइड पर, आपको ना वहाँ पर आई बटन का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पर खोल के आप बोहर एटॉमिक मॉडल देख भी सकते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर भी मैं ओवरव्यू दे दूंगा इस चीज का। यहाँ पर सेंट्रल पार्टिकल में न्यूक्लियस है और पहले शेल में अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? रिवॉल्व करेगा। बाहर से कोई एनर्जी आएगी ना, तो इसके ऊपर हिट करेगी। जब इस पे एनर्जी हिट करेगी तो एनर्जी को अब्सॉर्ब करेगा। जब एनर्जी को अब्सॉर्ब कर देगा उसके बाद क्या होगा कि वो लोअर शेल में से चला जाएगा हायर शेल की तरफ। ठीक है। इसी तरह बोहर एटॉमिक मॉडल में हमने ये समझा था कि हर शेल की जो है अपनी अपनी एनर्जी होती है फिक्स, तो जितनी अब्सॉर्ब करेगा उसके अकॉर्डिंग वो शेल का लेवल डिसाइड कर लेगा कि उसने दूसरे शेल में जाना है, तीसरे में जाना है, चौथे में जाना है, कहाँ पर जाना है। अच्छा जी, एक बात तो हो गई है ये। अब दूसरी चीज जो है ना, अब वो हमने ये समझनी है कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जो है ना वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। इसी तरह जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स के ऊपर तो कोई चार्ज होता नहीं है। जो दूसरा जो असल जो चार्ज है वो प्रोटॉन्स के ऊपर है, जिसको हम कहते हैं पॉजिटिवली चार्ज। तो आप देखेंगे न्यूक्लियस के ऊपर मैंने प्लस का साइन इसलिए बनाया हुआ है क्योंकि प्रोटॉन की वजह से इस पे प्लस का साइन आया हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है और प्रोटॉन जो कि न्यूक्लियस अब हो चुका है ये, तो न्यूक्लियस जो है वो अब पॉजिटिवली चार्ज बन चुका है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जब भी आपस में आते हैं तो उनके दरमियान में अट्रैक्शन होती है। तो एक चीज तो ये है कि न्यूक्लियस ने ना अट्रैक्ट किया हुआ है इलेक्ट्रॉन को टाइटली अपने साथ ना अट्रैक्ट किया हुआ है। अगर पहला शेल की बात करें तो जाहिर सी बात है, अगर तो उसको पहला शेल छोड़ना है तो कुछ एनर्जी इन बिटवीन लग रही है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान। इस एनर्जी को किसी तरह ना इलेक्ट्रॉन ने खत्म करना है। अब वो एनर्जी खत्म कैसे करेगा? कि जब इलेक्ट्रॉन खुद से ताकतवर होगा। अब इलेक्ट्रॉन खुद ताकतवर कब होगा? कि हम अगर हम बाहर से कोई फोटोन, या फिर एनर्जी बाहर से सप्लाई कर दें उसको और इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे दें, फिर वो एनर्जी अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा, फिर वो स्ट्रांग हो जाएगा और फिर न्यूक्लियस के साथ जो उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना ये वाली, इसको फिर वो कैंसिल कर देगा। जब वो कैंसिल करेगा तो फिर वो हायर शेल में जाके मूव कर जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ आई होगी। मजीद समझने के लिए ना आपने बोहर एटॉमिक मॉडल वाला लेक्चर देख लेना है, उसका मैं लिंक डाल दूंगा ऊपर आई बटन में। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Why it is needed to lower the pressure of the gas inside the discharge tube। ये वही कॉन्सेप्ट है, वही टॉपिक है जो हमने इस चैप्टर के बिल्कुल स्टार्ट में डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के दरमियान के दौरान पढ़ा था। तो आप चाहें तो एक बार उस लेक्चर को देख लें। इसका भी लिंक आपको ना ऊपर आपके राइट टॉप पे ना आपको आई बटन का लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर क्लिक करें तो डिस्चार्ज ट्यूब के जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं ना उनके बारे में डिस्कशन हुई हुई है डिटेल से। तो वो जाके आप वीडियो देख लें, फिर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना भी मुश्किल नहीं रहेगा। लेकिन हम इस क्वेश्चन की तरफ दोबारा आते हैं, देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन पहले समझते हैं कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर प्रेशर इतना लो क्यों किया गया। ठीक है, प्रेशर ऑफ गैस क्यों कम किया गया डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। द प्रेशर ऑफ गैस इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब इज लोवर्ड टू अलाउ फ्री मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड आयन। आप अगर कोई डिस्चार्ज ट्यूब है ना, उसका थोड़ा सा फिनोमेना समझने की कोशिश करते हैं। बड़ी एक ग्लास की ट्यूब है ये, इसके अंदर ना तकरीबन जो है ना वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं पहले। अब वैक्यूम का मतलब क्या होता है? कि ऐसी जगह जहां पर कुछ भी ना हो, एम्प्टी स्पेस, ये वैक्यूम होता है। पहले वैक्यूम क्रिएट करते हैं, उसके बाद अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग इसके अंदर कोई गैस को फिल करते हैं। जब कोई गैस फिल करेंगे, लेट से कोई नोबल गैस फिल की हमने ग्रुप 18 वाली, जब कोई गैस इसके अंदर हम फिल करते हैं तो फिर उस गैस की मूवमेंट के अकॉर्डिंग हम चेक करते हैं कि यहाँ पर लाइट कितनी प्रोड्यूस हो रही है। तो ये सब डिस्कवरी हुई थी जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की, तो यही इन्होंने बेसिक जो एक्सपेरिमेंट है ना इसी को फॉलो किया था। अच्छा, अब हम यहाँ पर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या कहते हैं
द प्रेशर ऑफ अ गैस इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब इज लोअर टू अलाउ फ्री मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस। इलेक्ट्रॉन्स कहां से आएंगे और आयंस कहां से आएंगे? ये डिस्चार्ज ट्यूब जो है ना वो आगे ना एक बैटरी से कनेक्ट होती है। ये यहाँ पर आप इलेक्ट्रोड्स लगा दें, कोई इलेक्ट्रोड्स हैं इस तरफ, ठीक है, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रोड है, दो इलेक्ट्रोड्स है मेटल के। अब बैटरी में से आएंगे क्या? इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और आयंस कहां से आएंगे कि इसके अंदर जो गैस हमने फिल की है ना, लेट से आर्गोन गैस फिल की है, तो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन जाके हिट करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन हिट करेंगे तो फिर ये जो गैस मॉलिक्यूल्स है ना, ये पॉजिटिवली चार्ज बन जाएंगे, पॉजिटिवली चार्ज आयंस बन जाएंगे। पॉजिटिव आयंस में लिख रहा हूँ यहाँ पर, पॉजिटिवली चार्ज आयन बन जाएंगे ये। तो ये आयंस आए हैं गैस की वजह से और इलेक्ट्रॉन्स आए हैं बैटरी की वजह से। तो यहां तक तो बात क्लियर होगी। अब आयंस और इलेक्ट्रॉन की फ्री मूवमेंट, ताकि वो फ्रीली मूव कर सकें ट्यूब के अंदर, इसलिए यहाँ पर ना प्रेशर को, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर प्रेशर को लो किया जाता है एट हाई प्रेशर। अब प्रेशर अगर ज्यादा हो तो फिर क्या नुकसान होगा इसका, वो भी आगे रीजन लिखी है मैंने। गैस एटम्स आर टू क्लोज टुगेदर। तो गैस के जो एटम है ना, जब प्रेशर हाई होगा तो गैस के एटम्स, इसका मतलब है आपस में जुड़े जुड़े हो जाएंगे। जब वो आपस में जुड़ेंगे तो हम कहेंगे कि क्लोजली पैक्ड टुगेदर होंगे ये, मेकिंग इट हार्ड फॉर इलेक्ट्रॉन्स टू मूव। इससे फिर होगा ये कि इलेक्ट्रॉन को ना जगह नहीं मिलेगी कि वो, इलेक्ट्रॉन को जगह नहीं मिलेगी कि वो गैस के मॉलिक्यूल्स को हिट करते हुए आगे की तरफ मूव कर जाए, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन देखे ना, जिस तरह एक मॉलिक्यूल बीच में आ गया इलेक्ट्रॉन के, साथ में एक और मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है गैस का, एक और मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है गैस का, तो इलेक्ट्रॉन किस तरह पेनिट्रेट करेगा इसको, इन सबको किस तरह पेनिट्रेट करेगा और किस तरह इनमें से इलेक्ट्रॉन को जो ना रिमूव कराएगा, ठीक है, किस तरह इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराएगा और फिर किस तरह यही गैस के मॉलिक्यूल्स ना आयोनाइज होंगे। तो इस सब को करने के लिए हमें वैक्यूम क्रिएट करना पड़ता है, प्रेशर लो करना पड़ता है। ओके जी, लोअरिंग द प्रेशर क्रिएट्स मोर स्पेस अलाउइंग आयनाइजेशन एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। प्रेशर को अगर हम लो कर देंगे, यानी कि गैस मॉलिक्यूल्स को फ्रीली मूव करने देंगे, तो इससे होगा ये कि आयनाइजेशन का प्रोसेस होगा। आयनाइजेशन का प्रोसेस मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि इलेक्ट्रॉन हिट करेगा गैस मॉलिक्यूल पे। इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा? इस बैटरी के इलेक्ट्रॉन में से आएगा, ठीक है, जो इलेक्ट्रोड पे हिट करेगा यहाँ पर, फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे जो कि बैटरी से आ रहे हैं चार्जेस। तो वो इलेक्ट्रॉन जब हिट करेंगे गैस मॉलिक्यूल को, तो फिर वो गैस मॉलिक्यूल को आयनाइज कर देंगे, ठीक हो गया। और फिर इलेक्ट्रिक करंट भी ना फ्रीली मूव करना शुरू हो जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से जनरेट हो रहा है इस बैटरी में से। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, अच्छे से काफी डिस्कशन कर ली हमने इस पे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड हाउ हैज दिस कॉन्सेप्ट चेंज विद टाइम? इलेक्ट्रॉन्स के मुताबिक ना क्लासिकल, पुराने जमाने की एक थ्योरी थी, इसको हम क्लासिकल थ्योरी भी कहते हैं। उसमें क्या डिस्कशन हुई थी और वो थ्योरी क्यों चेंज कर दी गई, बोहर बोहर ने क्यों उस थ्योरी को चेंज किया, तो अब इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, इसके लिए वही आपको लेक्चर सजेस्ट करूंगा मैं, जो बोहर एटॉमिक मॉडल वाला मैंने पढ़ाया हुआ है। ऊपर टॉप पे आप, जिस तरह मैंने डिस्क्रिप्शन में, बल्कि आप जाएं और जाके ना प्लेलिस्ट का मैंने लिंक दिया हुआ है, और बोहर एटॉमिक मॉडल का जो है उसका भी लिंक दिया होगा, तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं। पहले हम पढ़ते हैं कि रदरफोर्ड ने जो क्लासिकल थ्योरी जो दी थी एटम के अकॉर्डिंग, इलेक्ट्रॉन्स और एटम के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, तो वो क्या थी, फिर बोहर ने क्या उसमें चेंजिंग की है ताकि वो क्वांटम थ्योरी से रिलेट कर सके। तो रदरफोर्ड की जो थ्योरी थी वो थी, इलेक्ट्रॉन्स वर थॉट टू ऑर्बिट द न्यूक्लियस लाइक प्लैनेट्स अराउंड द सन। तो इलेक्ट्रॉन्स इस तरह रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, जिस तरह प्लैनेट्स, जैसे कि हमारी अर्थ है, वो रिवॉल्व करती है सन के इर्द गिर्द, ठीक है। दिस मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई इलेक्ट्रॉन्स डिडंट लूज एनर्जी एंड फॉल इनटू द न्यूक्लियस। तो अगर इस रदरफोर्ड के मॉडल को मान ली जाए ना, इसकी बात को, तो होगा ये कि अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन घूम के अपनी एनर्जी को, थक जाएगा इलेक्ट्रॉन घूमता घूमता, अपनी यानी कि उसने अपनी एनर्जी रिलीज करेगा, और फिर जब उसके अंदर एनर्जी नहीं होगी फिर घूमेगा किस तरह वो, तो अल्टीमेटली वो न्यूक्लियस के अंदर जाके गिर जाएगा और वहां पर एटम कोलैप्स कर जाएगा। ये क्लासिकल थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट्स है जो रदरफोर्ड ने बताए थे। अब बोहर ने किस तरह इसको ठीक किया? बोहर मॉडिफाइड रदरफोर्ड मॉडल्स बाय इंट्रोड्यूसिंग फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स। जिस तरह बोहर एटॉमिक मॉडल, अगर आपने वो वीडियो देख लिया तो मैंने बताया था वहां पर कि बोहर ने डिफरेंट शेल्स का कॉन्सेप्ट दिया कि एटम होगा, न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इस तरह ऑर्बिट में बेतहाशा शेल्स होंगे, वहां पर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे। He explained that electrons do not spiral into the nucleus because they move in specific orbits. उसने कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नहीं गिरेंगे न्यूक्लियस के अंदर, क्यों? क्योंकि वो अपने अपने फिक्स्ड ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स एब्सॉर्ब और इमिट एनर्जी ओनली व्हेन जंपिंग बिटवीन दिस ऑर्बिट। तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लूज करेंगे या एनर्जी को एक्सेप्ट करेंगे, कब करेंगे? कि जब वो एनर्जी को अगर एब्सॉर्ब करेंगे तो वो लोअर शेल से चले जाएंगे हायर शेल में, और जब एनर्जी को रिलीज करेंगे तो वो हायर शेल से लोअर शेल में आ जाएंगे। बस वो शेल्स ऊपर नीचे करते रहेंगे अपनी एनर्जी एब्सॉर्ब और एनर्जी इमिट करने के दौरान। ये नहीं होगा कि वो अपने शेल्स छोड़ दें और न्यूक्लियस के अंदर जाके गिर जाए। तो फिर ये बोहर की थ्योरी थी। अच्छा, इसके बाद जो है ना,
अब ये आगे क्वेश्चन का बाकी हिस्सा है कि हाउ हैज दिस कॉन्सेप्ट चेंज विद टाइम। तो क्लासिकल थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है वो वक्त के साथ क्यों बदला। तो रदरफोर्ड सॉ इलेक्ट्रॉन्स एज रैंडमली मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस। रदरफोर्ड ने ये देखा था कि इलेक्ट्रॉन जो है ना बस अब घूमते जा रहे हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। बोर ऑर्गेनाइज देयर मोशन फिक्स एनर्जी लेवल। तो बोर ने प्रॉपर अरेंजमेंट बताई कि शेल्स में घूमते तो है लेकिन किस तरह घूमेंगे। वो शेल्स का कॉन्सेप्ट दिया, फिर शेल में घूमने का कॉन्सेप्ट दिया। तो ये सारा कुछ डिस्कस हो चुका है बोर एटॉमिक मॉडल वाले थ्योरी में, तो आप उसकी वीडियो देख लें एक बार। अच्छा, उसके बाद लेटर क्वांटम मैकेनिक्स रिप्लेस बोर फिक्स्ड ऑर्बिट विद प्रोबेबिलिटी क्लाउड ऑर्बिटल्स। अच्छा जी, लेकिन बोर की जो थ्योरी थी एटम के अकॉर्डिंग, उसमें भी कुछ चेंजिंग आई। वो आने वाले वक्तों में ना कुछ साइंसदान थे, जिस तरह श्रोडिंगर था, उसी तरह डी ब्रॉय था और हाइजेनबर्ग था। इन्होंने एटम पे मजीद काम किया और बताया कि एक सिर्फ जिस तरह प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन, ऐसा नहीं होता, बल्कि एक क्लाउड ऑर्बिटल सा होता है, ठीक है, बादल से बने हुए होते हैं। अगर ये हम बात करें, ये न्यूक्लियस है ना, तो इसके इर्द गिर्द यूं ना बादल से बने होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है ना मुख्तलिफ, सिर्फ गोल गोल नहीं घूमता बल्कि मुख्तलिफ डायरेक्शंस होती हैं। तो उन डायरेक्शंस को हम डिस्कस तो नहीं करेंगे, काफी कॉम्प्लेक्स चीज हो जाएगी वो, लेकिन 9th क्लास के हद तक हम सिर्फ ये बात करेंगे कि क्लाउड ऑर्बिटल्स टाइप होते हैं जिसके अंदर ना इलेक्ट्रॉन्स इवॉल्व करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन में काफी डिस्कशन कर ली हमने। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाई द न्यूक्लियाई ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आर अनस्टेबल। ये पिछले जो हमने शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें भी इस तरह का हमने काफी जिक्र कर लिया था। और इसके अलावा रेडियो जो आइसोटॉप्स वाला टॉपिक था, तो आइसोटॉप्स वाले टॉपिक में भी मैंने काफी डिस्कस किया था कि ये ऐसा क्यों होता है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स अनस्टेबल क्यों होते हैं। तो आप अपने राइट टॉप पर देख लें कि आपको आई बटन में रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स के बारे में एक लेक्चर होगा, वो मिल जाएगा आपको, तो आप वो खोल के जाकर उसको देख सकते हैं। फिर आपको ये क्वेश्चन समझना कोई मुश्किल नहीं होगा। अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन की आंसर की तरफ। द न्यूक्लियस ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स आर अनस्टेबल बिकॉज दे हैव एन इम्बैलेंस ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। अब ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, ये होते एक्चुअली क्या हैं। अगर हम बात करें कार्बन के एक मुख्तलिफ आइसोटॉप्स की, कार्बन 12 और 6 है, एक कार्बन 6 और ये 13 है, और एक कार्बन 6 और 14 है। अब यहाँ पर गौर करें, अगर एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास वाला आपको कॉन्सेप्ट है, उसका भी अलग से एक लेक्चर है, वो आई बटन में आपको ऊपर मिल जाएगा, आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। इसमें हम देखें अगर कि यहाँ पर जो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास है, यहाँ पर एटॉमिक नंबर है जो डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को, ठीक है। ये है मास नंबर, ये प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स को डिनोट कर रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करें इस वाले में, तो यहाँ पर प्रोटॉन्स कितने हैं, 6 हैं, और न्यूट्रॉन्स भी 6 हैं। इसी तरह यहाँ पर देखें, यहाँ प्रोटॉन्स, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, और ये प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, तो 6 प्रोटॉन्स हो गए हमारे पास, और न्यूट्रॉन्स कितने हो गए हैं, 7 न्यूट्रॉन्स हो गए हैं। अच्छा, इसी तरह ये 14 वाले पे आ जाए, तो यहाँ पर हम डिस्कस कर सकते हैं कि हमारे पास जो प्रोटॉन्स हैं वो 6 हैं, प्रोटॉन्स हैं कितने हैं, 6 हैं, और जो न्यूट्रॉन्स हैं वो कितने हो गए, 8 हो गए, ठीक है। ये 6 प्रोटॉन कैसे पता लगा, मैंने एटॉमिक नंबर देख लिया 6, तो मैं कहूंगा ये 6 एटॉमिक नंबर है, 6 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, तो 14 में से तो 6 हो गए प्रोटॉन्स, रिमेनिंग कितने रह गए, न्यूट्रॉन्स रह गए। तो जो न्यूट्रॉन्स हैं वो हमारे पास 8 हो गए। इसी तरह ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गई प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के दरमियान में। जब इस तरह होता है ना कि प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफरेंट हो जाते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से, तो फिर जो है ना हमारा जो एक न्यूक्लियाई है, एक जो न्यूक्लियाई है किसी भी एटम का जो कि अनस्टेबल है, तो वो न्यूक्लियाई जो है ना अनस्टेबल हो जाता है, और उसके अंदर से ना फिर रेडिएशन निकलना शुरू हो जाती है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का। तो आप ये क्वेश्चन को पढ़ लें, आपको ये सारी बातें मैंने समझा दी हैं, ये क्वेश्चन भी अब आपको समझ आ जाएगा। अब हम चलते हैं जी आखिरी क्वेश्चन की तरफ। बड़ा सिंपल है, इजी है। ये डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट वाला दोबारा से आ गया, जो हमने डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में जो लेक्चर्स दिए थे, तो वो वाला बात दोबारा आ गई है। ऊपर भी इस तरह के क्वेश्चन डिस्कस करके आ चुके हैं। बहरहाल इसको पढ़ते हैं, क्या कहते हैं। ड्यूरिंग डिस्चार्ज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स हाउ डिड द साइंटिस्ट कंक्लूड दैट द सेम टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन ऑल द एलिमेंट्स। क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है कि डिस्चार्ज ट्यूब के एक्सपेरिमेंट्स के दौरान साइंसदानों को कैसे ही पता लगा कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हर तरह के एलिमेंट्स में होते हैं। चाहे वो आप सोचें, चाहे वो एलिमेंट हाइड्रोजन है, उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, प्रोटॉन्स होंगे। हाइड्रोजन तो एक गैस है ना। चलें अगर हम बात करते हैं किसी मेटल की, आयरन की बात करें, तो आयरन के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, प्रोटॉन्स होंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स जो है ना सब में होते हैं, चाहे वो कोई सा भी एलिमेंट हो। तो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के दौरान साइंसदानों को ये कैसे पता लगा, तो हम थोड़ा सा रीड कर लेते हैं उसको। तो देखते हैं अब। ड्यूरिंग डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट फाउंड दैट। अब जब बात करेंगे हम कैथोड रेज की डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में, तो उस टाइम देखते हैं कि क्या किस तरह का आइडिया हुआ। नो मैटर विच गैस और मेटल इलेक्ट्रोड्स वर यूज्ड। जिस तरह मैंने एक डिस्चार्ज ट्यूब बनाई थी पिछले वाले क्वेश्चन में, तो वहां पर मैंने आपको समझाया था कि डिस्चार्ज ट्यूब होती है और इसके इर्द गिर्द लगे होते हैं मेटल के इलेक्ट्रोड्स, ओके, जो कि इलेक्ट्रिक करंट को पास कराने में, ट्यूब के अंदर लेके जाने में मदद फराम करते हैं।
अच्छा वो कहता है कि ना इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी गैस इस्तेमाल हो रही है, या फिर कौन से इलेक्ट्रोड इस्तेमाल हो रहे हैं। द कैथोड रेज वर ऑलवेज द सेम। कैथोड रेज हर सूरत बननी ही बननी है। अच्छा दूसरा पॉइंट इसका है, दिस शोड दैट ऑल द एटम्स कंटेन आइडेंटिकल इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब फिर ये हो गया कि जितने भी एटम्स हैं किसी भी एलिमेंट के, तो उन सब के पास जो है ना एक जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब आप ये इस तरह समझ लें कि अगर कॉपर के इलेक्ट्रॉन्स होंगे या फिर आयरन के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो नेचर दोनों की सेम होगी, उनका चार्ज सेम होगा, उनका मैथ सेम होगा। ठीक है। तो हम अगर इससे आइडिया लगा देखें, कैथोड रे से आप आइडिया लगा लें कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हमने अगर आर्गोन गैस डाली है, तो आर्गोन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स तो होंगे ना। जिन्हें आर्गोन के अलावा अगर हम हीलियम गैस डाल देते हैं डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, तो डिस्चार्ज ट्यूब में जो हीलियम गैस डाली है उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होंगे। तो जो नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर्गोन की थी ना, वही नेचर है इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की हीलियम के केस में। तो कोई भी गैस यूज कर लें, चलें गैस की मिसाल हो गई और मेटल की मिसाल हो गई। और मेटल के इलेक्ट्रॉन्स आपने लगाने हैं, एक तरफ लगा दें कॉपर के, तो कॉपर में से भी इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। अगर आप लगा दें वहां पर कोई इलेक्ट्रोड लगा दें किसी और का, लेट से सिल्वर का लगा दें, तो सिल्वर में से भी वही इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। अब जो भी इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उनका मैस भी सेम है, उनका उनके ऊपर जो चार्ज है वो भी सेम है। तो कोई फर्क नहीं है फिर उनके इलेक्ट्रॉन्स में। अब किनाल रेज में भी अगर हम यही बात कर लें, व्हेन डिफरेंट गैसेस वर यूज, किनाल रेज के जो डिटेल्स से हमने लेक्चर लिया हुआ है वहां पर डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में, तो वहां पर मैंने डिस्कस किया था कि मुख्तलिफ गैसेस भी इस्तेमाल की थी इन्होंने जो पॉजिटिव पार्टिकल्स को ढूंढने के लिए। द पॉजिटिव रेज हैड डिफरेंट मैसेज बट देयर लाइटर्स एंड द मोस्ट कॉमन पार्टिकल्स वाज ऑलवेज द सेम। तो जाहिर सी बात है कि जितनी भी हम गैसेस इस्तेमाल करेंगे, हीलियम गैस इस्तेमाल करें, हीलियम का मैस डिफरेंट है। अगर हम इस्तेमाल करें आर्गोन गैस, आर्गोन का मैस ज्यादा है हीलियम से, तो इनका मैसेज डिफरेंस तो हो गए हैं। तो पॉजिटिव जो रेज बनेंगी उनके मैसेज डिफरेंस से कुछ तो चेंजिंग आएगी। लेकिन जो अगर हम बात करें उसके अंदर जो आयन बनता है, आयन बनता है, और वो कौन सा आयन था, उसकी नेचर बिल्कुल सेम उस तरह की थी जिस तरह हाइड्रोजन आयन की होती है, यानी कि प्रोटॉन। तो वो प्रोटॉन्स जो है ना वो हर केस में बनेंगे चाहे कोई भी गैस के अंदर इस्तेमाल हुई हो। दिस प्रूव दैट प्रोटॉन एग्जिस्ट इन ऑल एटम्स, जिससे ये बात साबित हो गई है कि प्रोटॉन्स हर तरह के एटम्स में होते हैं। Thus scientists concluded that all atoms contain the same type of electrons and protons। फिर जाके साइंटिस्ट ने बात को कंक्लूड कर दिया था, समझ लिया था कि हर एलिमेंट के अंदर ना हर सिमिलर इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होते हैं। सिमिलर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का मतलब यही हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का जो मैस होता है ना किसी एक एलिमेंट में, अगले एलिमेंट के जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स है ना उसमें उसका मैस भी सेम होगा। जो चार्ज होता है किसी एक एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में, तो किसी और एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में भी सिमिलर चार्ज होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। हमने सारे क्वेश्चन डिटेल से डिस्कस कर लिए हैं। अब ये एंड पे आपको अपनी स्क्रीन पर जो है ना क्लास 9 केमिस्ट्री न्यू बुक की कंप्लीट प्लेलिस्ट शो हो रही होगी। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, लिंक आपके सामने अवेलेबल है। और डिफरेंट वीडियोस एमसीक्यूज की चैप्टर के जो एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस थे उसकी उसके भी आपको यहाँ पर वीडियो शो हो रही है, तो आप क्लिक करके उनको भी देख सकते हैं।